स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के YouTube चैनल पर। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो रेप्लिकेशन का सेकंड पार्ट है और ये टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के थर्ड पेपर सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से संबंधित है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी विधि द्वारा संपन्न होता है और उससे संबंधित हमने मीजल्सन और स्टॉहल के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसके मैकेनिज्म यानी कार्य प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी कोशिका में जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय सेल में ये क्रिया किस प्रकार संपन्न होती हैं उसके बारे में आज का डिस्कशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसमें होता क्या है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए मॉलिक्यूल अणु अपने जैसा डीएनए का एक और अणु निर्मित करते हैं और इसीलिए हमने इसके पार्ट फर्स्ट में ऐसा डिस्कशन किया था कि रेप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड डुप्लीकेशन। इसे हम द्विगुणन इस नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें डीएनए की जो मात्रा है वो डबल हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, इसलिए इसे डुप्लीकेशन द्विगुणन के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरू करें इस प्रोसेस को। तो मैंने नंबर 1 पे टेम्पलेट शब्द प्रयोग में लिया है कि जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी तो उस समय आवश्यकता होगी टेम्पलेट की। तो टेम्पलेट क्या है पहले हम ये डिस्कस करेंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो टेम्पलेट का काम कौन करेगा। ये दो चीजें अलग अलग मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पहली बात, टेम्पलेट किसे कहें। तो टेम्पलेट एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी संरचना है जो दो महत्वपूर्ण कार्य करती है। पहला काम क्या है उसमें से कि टेम्पलेट हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड जो है, भाई डीएनए आरएनए ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इनमें न्यूक्लियोटाइड की कई इकाइयां आपस में
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। तो टेम्पलेट एक ऐसी संरचना है जिसका पहला काम न्यूक्लियोटाइड को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना या एक विशिष्ट क्रम में उन्हें अरेंज करने का होता है। तो टेम्पलेट एक प्रकार की ऐसी संरचना है जो प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन के समय न्यूक्लियोटाइड अणुओं को एक लाइन में, एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करने में सहायता करती है। अगर मैं इसे और सिंपली कहूं तो टेम्पलेट एक सांचा, प्लेटफॉर्म है जहां प्रतिकृतिकरण की क्रिया होती है। तो टेम्पलेट क्या है वो समझ में आया। अब दूसरी बात, रेप्लिकेशन के समय टेम्पलेट का काम कौन करेगा? तो सिंपल सी बात, डीएनए की संरचना में 2 स्ट्रैंड हैं, यानी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड संरचना है, द्विरज्जुक संरचना है। तो डीएनए की संरचना में उपस्थित ये दोनों स्ट्रैंड, दोनों रज्जुक टेम्पलेट का काम प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन में करते हैं। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि रेप्लिकेशन में टेम्पलेट का कार्य डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के द्वारा किया जाता है। और इसलिए हम लिखते हैं कि जो रेप्लिकेशन है वो डीएनए का ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन है। डीएनए स्वयं ही डीएनए के निर्माण का कार्य करता है। तो ये स्व उत्प्रेरण डीएनए का ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन है। तो टेम्पलेट क्या है ये आपको समझ में आया। और रेप्लिकेशन में टेम्पलेट का काम कौन करेगा ये बात आपको समझ में आई। तो टेम्पलेट ऐसी संरचना है जो न्यूक्लियोटाइड अणुओं को एक लाइन में विशिष्ट व्यवस्था में अरेंज करने का कार्य करती है। और डीएनए के रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करते हैं। यहां तक ठीक। तो पहली स्टेप समझ में आई, टेम्पलेट क्या है, रेप्लिकेशन में टेम्पलेट का काम कौन करेगा। अब नेक्स्ट में जो डिस्कस कर रहा हूं वो हमने लिखा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो समझते हैं इसको। हिंदी में कहूं तो प्रतिलिपिकरण की उत्पत्ति। ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, जीवाणु कोशिका की अगर मैं बात करता हूं तो हम क्या देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो पूरा डीएनए है उनका, उस पूरे डीएनए में रेप्लिकेशन की एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट है। अच्छा, रेप्लिकेशन की जो यूनिट होती है
रेप्लिकेशन की इकाई को कहा जाता है रेप्लिकॉन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात मैं कर रहा हूं, जीवाणु कोशिका की, तो उसमें कंप्लीट डीएनए जो अणु हैं वो एक ही इकाई का कार्य करता है, यानी सिंगल रेप्लिकॉन प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में उपस्थित है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे कि बैक्टीरिया जो हैं इनका डीएनए मोनोरेप्लिकॉनिक प्रकार का है। तो पूरे डीएनए में एक सिंगल, एक ही रेप्लिकेशन का उत्पत्ति स्थल होगा, यानी ओरिजिन की एक ही साइट होगी। क्लियर? लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं, एनिमल की सेल्स हैं, उनमें क्या है, पूरे डीएनए में ऐसी कई यूनिट्स, कई रेप्लिकॉन प्रेजेंट हैं। तो जो आपका यूकैरियोटिक है वो डीएनए मल्टी रेप्लिकॉनिक प्रकार का होता है। तो एक मोनोरेप्लिकॉनिक हो गया, दूसरा आपके मल्टी रेप्लिकॉनिक प्रकार का हो गया। तो बात हम कर रहे थे रेप्लिकॉन की, ये प्रतिकृतिकरण की इकाइयां हैं। और जब आप प्रोकैरियोटिक सेल, जीवाणु कोशिका को देखते हो तो उनमें एक ही इकाई है पूरे डीएनए में, सिंगल रेप्लिकॉन है। तो ऐसे को हमने नाम दिया मोनो रेप्लिकॉनिक। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो उनमें रेप्लिकॉन यानी रेप्लिकेशन की जो इकाइयां हैं वो एक से ज्यादा है। तो उसके लिए हमने शब्द काम में लिया मल्टी रेप्लिकॉनिक। तो बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, कि डीएनए में कहां से प्रतिकृतिकरण की क्रिया शुरू होगी, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिकृतिकरण का उत्पत्ति स्थल है। अब जैसे अगर मैं ई कोलाई की बात करूं, एक जीवाणु है ई कोलाई, अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसका नाम दिया गया है ओरिजिन सी, ORIC के नाम से जाना जाता है। यानी ये वो सीक्वेंस, डीएनए का वो स्थल है जहां से ई कोलाई में प्रतिकृतिकरण की क्रिया प्रारंभ होती है या इसकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अगर आप ईस्ट को देखते हैं तो उनके अंदर, ईस्ट की बात करूं तो उनमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसे ARS, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस के नाम से जाना जाता है। तो ई कोलाई में ये हो गया, ईस्ट में ARS हो गया। तो ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन की क्रिया प्रारंभ होती है, शुरू होती है, यहां तक ठीक। और जनरली क्या होता है, इस जगह पर 80 रिच सीक्वेंस होती है, यानी बार बार एडेनिन और थाइमिन रिपीट होते हैं। क्योंकि हमें पता है A और T के बीच में केवल 2 हाइड्रोजन बंध हैं, जबकि C और G, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो A और T के बीच में तो 2 ही हाइड्रोजन बंध है, आसानी से तोड़ा जा सकता है वहां से डीएनए को। तो जनरली जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये जो स्थल है, ये 80 रिच अनुक्रम वाला होता है।
तो दूसरी बात डिस्कस की हमने रेप्लिकॉन के बारे में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। तो हमने बात की थी कि प्रोकैरियोट में तो मोनोरेप्लिकॉनिक है, पूरे डीएनए में एक ही जगह से रेप्लिकेशन की उत्पत्ति होगी, लेकिन जो यूकैरियोट है वो मल्टी रेप्लिकॉनिक है, तो एक साथ कई जगह होंगी, कई स्थल होंगे जहां से प्रतिकृतिकरण की क्रिया शुरू होगी। यहां तक ठीक। तो दो बातें मैंने यहां पर डिस्कस की आपके सामने, टेम्पलेट की, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। अब हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो है रेप्लिकेशन फॉर्क की। थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, हमने क्या कहा, क्या चाहिए हमें, टेम्पलेट होना चाहिए। अब टेम्पलेट मतलब अगर हम डीएनए की संरचना देखते हैं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड अणु है, उसमें दो रज्जुक हैं और दोनों रज्जुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। यहां तक ठीक। अब जब तक तो टेम्पलेट का कार्य वो कर सके, इसके लिए क्या जरूरी है कि जो दोनों स्ट्रैंड हैं इन्हें अलग किया जाए। जब तक वो अलग नहीं होंगे तब तक डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं कर सकते। तो इस टेम्पलेट निर्माण की क्रिया में कुछ एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो आज केवल उन एंजाइमों के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और फिर पार्ट थर्ड में कंप्लीट प्रोसेस समझ लेंगे। पहला एंजाइम जो आएगा उस एंजाइम को हम हेलिकेज के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? हेलिकेज क्या करता है? इट इज एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम, बिना एटीपी के काम नहीं करेगा। हेलिकेज जो डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध हैं उन्हें ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो ऐसा कह दे, हेलिकेज अनकॉइलिंग, अकुंडलन का काम करता है और जो दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए थे उन्हें एक दूसरे से अलग करने का काम हेलिकेज के द्वारा किया जाता है। एक काम तो हो गया हेलिकेज का। ओके, नंबर 2, जब हेलिकेज इन दोनों स्ट्रैंडों को अलग करेगा हाइड्रोजन बंध तोड़कर, तो समस्या ये है कि जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजन क्षार हैं, ये तो संपूरक है, कंप्लीमेंट्री। एडेनिन थाइमिन का कंप्लीमेंट्री है, साइटोसिन ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री है। तो हेलिकेज ने अलग किया, लेकिन इनमें रीएनलिंग, दोबारा जुड़ने की प्रवृत्ति है। ए है वो टी के साथ जुड़कर दो हाइड्रोजन बंध बना लेगा। साइटोसिन और ग्वानिन आपस में 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। तो इस रीएनलिंग को रोकना, नहीं तो टेम्पलेट बनेगा नहीं। तो जो दूसरा एंजाइम अब काम आएगा उसका नाम है SSB। इसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। SSB क्या करेगा? अलग हुए जो न्यूक्लियोटाइड है उनके साथ जुड़ेगा और इन्हें दोबारा जुड़ने से रोक देगा। तो एक हेलिकेज ने काम किया, दूसरा काम किया SSB ने। अब इतना होने से क्या होगा कि पूरा जो डीएनए है उसमें थोड़े से हिस्से में अकुंडलन, अनकॉइलिंग हुई। तो हम क्या देखेंगे? एक संरचना दिखाई देगी जहां लोकल अनकॉइलिंग, थोड़ा सा अकुंडलन हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेशन आई या रेप्लिकेशन बबल के नाम से जानते हैं।
अब हेलिकेज आगे बढ़ेगा 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी जब भी हेलिकेज अनकॉइलिंग अकुंडलन करेगा तो अकुंडलन की जो दिशा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कार्बन होगी। ओके, तो अकुंडलन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उस रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन बबल का साइज भी बढ़ता जाएगा और फाइनली वाई आकृति, अंग्रेजी का एक लेटर है वाई, उसके जैसी एक संरचना बनेगी जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क, प्रतिकृतिकरण खांच के नाम से जानते हैं। तो इसके निर्माण में हेलिकेज ने पार्टिसिपेट किया, एसएसबी ने पार्टिसिपेट किया और एक एंजाइम और इन्वॉल्व होगा जिसे टॉपो आइसोमरेज के नाम से जाना जाता है। जब हेलिकेज अनकॉइलिंग करेगा तो डीएनए का वो हिस्सा जहां अभी तक अनकॉइलिंग नहीं हुई, हेलिकेज पहुंचा नहीं है, तो वहां सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस हो जाती है, गांठ पड़ जाती है, जिसे हम टॉर्सन या सुपर कॉइलिंग की समस्या कहते हैं। तो उसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसके सॉल्यूशन का काम टॉपो आइसोमरेज फर्स्ट करता है। ये क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड में कट लगाएगा, रीजॉइन करेगा, काटेगा, जोड़ेगा। ऐसा करने से जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आई है वो रिलीज हो जाएगी। तो इन तीनों एंजाइमों ने मिलकर, हेलिकेज ने, एसएसबी ने और टॉपो आइसोमरेज ने मिलकर एक प्रतिकृतिकरण खांच बना दी। ये जो प्रतिकृतिकरण खांच बनी है, ये प्रतिकृतिकरण खांच एक्टिव साइट है, सक्रिय स्थल है और यहीं पर नए स्ट्रैंड यानी प्रतिकृतिकरण की क्रिया के समय डीएनए के 2 नए स्ट्रैंड बनेंगे टेम्पलेट पर। वो क्रिया इसी प्रतिकृतिकरण खांच पर संपन्न होती है। तो आज जो टॉपिक डिस्कस किया वो इजीली आपको समझ में आया। पहले हमने टेम्पलेट के बारे में डिस्कशन किया, क्या है वो, और रेप्लिकेशन में टेम्पलेट का काम कौन करेगा। दूसरी चीज हमने डिस्कस की रेप्लिकॉन, प्रतिकृतिकरण की इकाई के बारे में डिस्कस की। तो प्रोकैरियोट में मोनोरेप्लिकॉनिक बताया, यूकैरियोट में मल्टी रेप्लिकॉनिक बताया। फिर 2 उदाहरणों से, एक ई कोलाई में ORI सीक्वेंस बताई, ईस्ट के अंदर ARS सीक्वेंस के बारे में बताया। उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया कि जहां से प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति होती है वो जो स्थल है या डीएनए का जो सीक्वेंस है वो AT रिच होता है, वहां एडेनिन और थाइमिन बार बार रिपीट होते हैं, ये भी डिस्कस किया। उसके बाद 3 एंजाइमों के बारे में हमने बात की, हेलिकेज, SSB, टॉपो आइसोमरेज। इन तीनों एंजाइमों ने टेम्पलेट के निर्माण में सहायता की और ये टेम्पलेट इन तीनों एंजाइमों की क्रिया से बना। तो जब ये तीनों एंजाइम अपना काम करते हैं तो पहले एक रेप्लिकेशन बबल नामक या रेप्लिकेशन आई नामक संरचना बनी। उसके बाद वो संरचना आकार में बड़ी हुई और एक वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क प्रतिकृतिकरण खांच का निर्माण हुआ। इसी खांच पर एक्टिव रूप से प्रतिकृतिकरण या डीएनए के दोनों नए स्ट्रैंडों का संश्लेषण एंजाइमों की सहायता से होता है। तो कल जो पार्ट 3 डिस्कस करेंगे उसमें हम उस एंजाइम की बात करेंगे जो प्रतिकृतिकरण की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है, और उस मुख्य एंजाइम का नाम सिंपली तो हम उसको कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज।
और वो टेम्पलेट के लिए डीएनए को ही काम में लेता है, इसलिए उसका पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। वो एंजाइम किस में खोजा गया, कितने प्रकार का है, कैसे अपना काम करता है, ये हम कल एक डिस्कशन करेंगे। और लास्ट जो पार्ट होगा रेप्लिकेशन का, फोर्थ पार्ट, उसमें हम प्रोकैरियोटिक जो ई कोलाई है उसका एग्जाम्पल लेके कंप्लीट रेप्लिकेशन की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।